अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो इसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जो डेली की वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मिलती रहें। और अगर आप वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपको पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी की समझ नहीं आ रही, तो इसकी पिछली एपिसोड्स जो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, आप उसमें देख सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन तो मेरी यही होगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, फिर आपको इस नॉवल की सही से समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉवल। यहाँ बैठे वो आप वो इन्हें बाइट में यहाँ बैठे वो इन्हें बाहर लॉन में लेकर आया और कुर्सी रखकर इन्हें सामने बिठाते हुए खुद जमीन पर बैठ गया था। वो बहुत मोहब्बत से इसे देख रही थी। इतने सालों में इसके अंदाज में रत्ती बराबर फर्क नहीं आया था। वो आज भी वैसा ही था, मोहब्बत करने वाला, इज्जत करने वाला। ये अलग बात है कि वो मोहब्बत और इज्जत सिर्फ इस इंसान को देता था जो इसके लायक होते थे। इन्हें कमरे से बाहर निकलते हुए सबने देखा था, लेकिन वो बिना किसी को मुखातिब किए इसके साथ चलते बाहर आ गई थी। बहुत दिनों के बाद वो इस खुली फिजा में सांस ले रही थी। इन हवाओं को, इस मौसम को तो मुकम्मल नजरअंदाज कर चुकी थी। अब मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं। आप जो चाहती हैं वैसा ही होगा, मैं वही करूंगा जो आपकी मर्जी होगी। मुझे बस एक बार बताएं तो सही, आपने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है? क्यों खुद को इतना बीमार कर दिया है? आपने वो इनके घुटनों पे हाथ रखते हुए इनसे पूछ रहा था। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा शख्स मिला था जो इनसे इनकी मर्जी जानने के लिए बेचैन था। शिरावर, मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांगने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन एक माँ की फरियाद समझ के इसे कबूल कर लेना। मुकद्दम को वापस इस घर में ले आओ। मैं नहीं रह सकती अपने बेटे के बिना। शिनावर, मेरे मेरे दिल में ये डर लगा रहता है, न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। बस इन 4 सालों में एक बार मुझसे मिलने के लिए आया है और सबने इससे चेहरा फेर लिया। किसी ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं जानती हूँ इसकी गलती मामूली नहीं है, उसने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि गुनाह किया है, लेकिन इसे एक मौका तो दिया जाए। इंसान मोहब्बत में हर हद पार कर जाता है। मुकद्दम भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। इस वक्त इसे कुछ भी समझ ना आया। वो सही गलत की पहचान खो चुका था, लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। वो जानता है उसने जो किया वो बहुत गलत था। मैं जानती हूँ इसे माफ करने का हौसला तुम खुद में पैदा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जल्द खत्म हो जाऊंगी, और मैं खत्म होने से पहले अपने बेटे को इस घर में सुकून से देखना चाहती हूँ। इसके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हूँ जो 4 साल पहले थी। मैं इस हवेली में वो खुशियां वापस लाना चाहती हूँ जो 4 साल पहले इस हवेली का हिस्सा थी, और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी अम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस हुक्म करें, आप हक रखती हैं मुझ पर। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। आज ही दादा जान से इस सिलसिले में बात करूंगा। इंशाल्लाह वो मेरी बात जरूर मानेंगे। वो उन्हें यकीन दिला रहा था, जबकि इस सिलसिले में वो खुद जरा बेयकीन सा था। शाहजी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे नहीं चाहिए फोन में कॉल में, आपसे छुप कर बातें नहीं कर सकती मैं। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जरावर बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता था। वो इसे राब्ता करना चाहता था, बल्कि हर वक्त इसके राब्ते में रहना चाहता था। अब वो इसके लिए मोबाइल फोन लेकर आया था कि वो जब चाहे इससे बात कर सके, लेकिन इसके मुंह पर तो ऐसी ना चिपकी हुई थी कि वो अब हाँ में बदल ही नहीं रही थी। लेकिन वो भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार उसने उसे फोन लेने पर जबरदस्ती मना लिया था, और इस वक्त वो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बेड पे पड़ी इस फोन के फंक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक कॉल आने लगी। तो वो तो शुक्र है कि वो साइलेंट पे था। जरावर ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिससे उसे कोई नुकसान हो। शाहजी, आपने डरा दिया मुझे। अगर किसी को पता चल जाता तो मैं तो इस मुसीबत को सुबह से छुपा छुपा कर थक चुकी हूँ। और आप हैं कि फोन कान से लगाए बेहद कम आवाज में बात कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ जरावर के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। फजूल में डरती हो तुम। बॉयफ्रेंड से नहीं, शोहर से बात कर रही हो। थोड़ा हौसला पैदा करो। फिर पकड़ी गई तो मैं हूं ना। वो इसे हिम्मत दे रहा था। कैमरा ऑन करो, उसने दूसरा हुक्म जारी किया, जबकि वीडियो कॉल पर एक बार फिर से परेशान हो गई थी। वो इसे वीडियो कॉल क्यों कर रहा था? शाहजी, मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकती, प्लीज समझने की कोशिश करें। वो समझाने वाले अंदाज में कह रही थी। इसके डर को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर था। अरे यार, तुम इतना क्यों डरती हो? वीडियो कॉल एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे रूबरू बातें करना चाहता हूँ। वो इसकी हिम्मत बांधते हुए बोला। सुबह देखा नहीं था और रूबरू बातें भी तो की थी, अब कोई जरूरत नहीं है। वो इनकार करते हुए बोली।
ठीक है, अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो बात करने की भी क्या ज़रूरत है। वो गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था। वो उसकी नाराज़गी पर इसका दिल बेतरतीब होने लगा था। वो इतनी सी बात पर इससे खफ़ा हो गया था। इसकी नाराज़गी ने इसे बेहद बेचैन कर दिया था। अगले ही लम्हे उसने खुद ही वीडियो कॉल कर दी। इसके मनाने के अंदाज अलग थे और ज़रावर तो इसकी हर अदा पर जानिसार करने को तैयार बैठा था। अगले ही लम्हे वो सारी नाराज़गी बुलाए ताक रखते हुआ इसकी कॉल अटेंड कर चुका था और फिर ना रुकने वाला बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो इसे अपने दिल की बेकरारियां सुनता रहा और वो खामोशी से सर झुका इसकी बातों को सुनती रही। इस वक्त तो छत पर बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था क्योंकि इसके कमरे पर तो शनावर ने कब्जा किया हुआ था। वो इसके कमरे को छोड़ने के लिए किसी तरीके से तैयार नहीं था। वो इसे फ़ोन लेकर देने का अमल ये भी इसने ही दिया था, जिस पर इसने फ़ौरन अमल किया था। आँख खुली तो अनाइश इसे कहीं नजर नहीं आई थी। वो उठ बाहर आया तो वहां भी अनाइश इसे कहीं नजर ना आई। बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो अंदाजा लगा चुका था कि वो यकीनन वो छत की तरफ गई होगी। इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी खुशगवार था। अक्सर बारिशें होती रहती थी। वो छत पर पहुंचा तो सामने ही वो दोनों हाथ बारिश में फैलाए इस वक्त पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो इसे यूं देखे इसके दिल में नन्ही सी ख्वाहिश मचलने लगी। इसने एक लम्हा लगाया था कि इसके सर पे पहुंचने के लिए और फिर अगले ही लम्हे वो इसे अपनी बाजुओं में भरता हुआ गोल गोल घुमाने लगा, जबकि वो खिलखिलाती हुई और भी ज्यादा बारिश को एंजॉय करने लगी थी। इसे जमीन पर लाते हुए इसका रुख अपनी तरफ करता मुखरिश इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब खींच चुका था। आपको पता है मुझे बारिश बहुत 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 ज्यादा पसंद है और मैं बारिश को हमेशा ऐसे ही इंजॉय करती हूँ। आपसे हम दोनों क्या करेंगे। वो बड़ी एक्साइटेड सी इसकी गर्दन में बाहें डालते हुए बोली थी, जबकि वो इसके नकूश को अपने लबों से छू रहा था। और तुम्हें पता है कि मुझे बारिश कभी भी पसंद नहीं रही। आज तक मैंने कभी बारिश में भीगने की गलती नहीं की। मुझे बारिश कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज से ये मुझे अच्छी लगने लगी है क्योंकि अब से तुम इस बारिश में मेरा साथ दिया करोगी और फिर ये हम दोनों के लिए स्पेशल हो जाया करेगी। वो आज जिंदगी में पहली बार बारिश को इस तरह से एंजॉय कर रहा था, वरना इसे बारिश में भीगने से सख्त चिढ़ थी। अगर गलती से कभी भीग जाता तो फिर ऐसा बीमार पड़ता कि आसानी से इसे आराम नहीं मिलता था। लेकिन इस वक्त वो हर चीज बुलाए अपनी मताए जान को अपनी बाहों में कैद किए हुए था। और फिर कितने ही लम्हात गुजर गए, वो दोनों एक दूसरे की बाहों में इसी तरह से मौसम एंजॉय करते रहे। आज से पहले ये बारिश इसे कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी, लेकिन आज इसके साथ इसकी जिंदगी थी और वो जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहा था, जबकि इसकी खिलखिलाहटें इसका दिल धड़का रही थी। इसके अंदर एक सुकून था और इसके साथ बेहद खुश थी। एक कप चाय बना कर दो मुझे। वो किचन में कुर्सी घसीट कर बैठ गया था और वो जो बड़े मजे से खाना खा रही थी इसे देखकर हैरान रह गई। मैं इसने हाथ की मदद से अपनी जान इशारा किया। मेरा ही नहीं ख्याल कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद है। वो कंधे उचकार कर बोला था। उसने सर से पैर तक इसे देखा। इसकी नजरों में हैरानगी ही हैरानगी थी। उसने झुककर इसके कदमों की तरफ देखा था और फिर गहरा सांस लेकर सीधी हुई। उफ ज़रावर भाई, ये आप हैं। मुझे लगा वो हैं। आपको पता है मैं अच्छी चाय नहीं बनाती, फिर भी अगर आप मेरे हाथ की चाय पीना चाहते हैं तो मैं बना देती हूँ। वो एहसान करने वाले अंदाज में बोली थी। लड़की, एक तो मुझे भाई मत कहा करो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी गलत फहमी को समझ रहा हूँ। दूसरा, जूते ज़रावर के पहने हैं और तीसरा, 4 साल से इस घर में रह रही हो और तुम्हें अभी तक चाय बनानी नहीं आई। वो वो रिलैक्स अंदाज में कुर्सी के साथ टेक लगाकर इसे पूछ रहा था, जबकि वो अभी तक बैठी नाश्ता कर रही थी। नवाला जैसे इसके हलक में फंस गया था। इसकी फांसी पर वो बिना कुछ बोले बस इसे घूरता रहा। कितनी देर पानी के लिए हाथ टेबल पर मारती रही, लेकिन वो पुरसुकून से इसे देख रहा था। आखिरकार इसके हाथ पानी का गिलास लगा तो इसने लम्हे से इसे लबों से लगाते हुए एक ही सांस में पी लिया, जबकि वो अब तक इसे घूरे जा रहा था। हो गया घासना, अब निकल आओ शौक से बाहर। चाय बनाकर दो मुझे, सर दर्द कर रहा है मेरा। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर इसने फिर से बड़े ही रिलैक्स अंदाज में कहा था, मुझे नहीं आती चाय बनानी। जिसे पीनी है वो खुद बनाकर पी ले। और वैसे भी इस घर में बहुत सारी मुलाजिम है, कोई भी चाय बनाकर देगी। इसके सर्द और अंदाज पे भी वो बिना लिहाज किए बोली, बीवी हो तुम मेरी, और नहीं वैसे भी मेरे सामने सारे काम करना तुम पर फर्ज है। चलो जल्दी से उठो और चाय बनाओ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें चाय बनाना आता है या नहीं। चलो आप वक्त जाया मत करो। बीवी नहीं, सिर्फ मनकूहा हूँ, वरना वो भी अनकरीब मैं ही रहूंगी। वो चबा चबा कर बोली थी। बीबी, रुखसती हो चुकी है तुम्हारी और अब तुम बीवी रहोगी या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। अब मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से उठो।
वो अपनी बात मुकम्मल करता इसे उठने का इशारा कर चुका था। अनाया फौरन कुर्सी छोड़ते हुए इसके लिए चाय बनाने लगी थी। इतनी फर्माबरदारी की उम्मीद तो इसे हरगिज नहीं थी, लेकिन सच में थोड़ी ही देर के बाद इसके टेबल पर इसने कप पटक कर रखा था। बुराती चाय बिल्कुल तैयार थी। जबकि वो किचन से बाहर निकल गई थी, इसने कप करीब घसीटते झुक के चाय को देखा था। कहीं जहर तो नहीं मिला दिया, लेकिन नहीं, चाय बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। इसने कंधे उचकाकर कप लब्बों से लगाया और फिर अगले ही लम्हे इसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। कानों से धुआं निकलने लगा था, आंखें उबल कर बाहर आने को थी। इतना नमक शायद इसने अब तक जिंदगी में खाया होगा जितना इस वक्त इसकी चाय में था। मुकरिश, वो मैं क्या कह रही थी कि हम अपने घर का कलर चेंज करवाते हैं। मुझे ना अपने रूम का कलर चेंज करवाना है। वो चेंज करके बेडरूम में आई तो उससे कहने लगी, क्यों मेरी जान, ये कलर क्या तुम्हें पसंद नहीं है? वैसे ये मैंने 1-1.5 महीने में पहले ही चेंज करवाया था, लेकिन फिर से चेंज करवा लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, ये बताओ। वो आईने के सामने इसके पीछे आकर इसे अपने बाहों के हिसार में लेते हुए पूछने लगा। कलर तो मैं डिसाइड करूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ चेंज करने के बारे में सोचा है। लाइट ब्लू और लाइट पिंक करवाते हैं, क्या ख्याल है आपका? अच्छा लगेगा ना? इसे देखते हुए पूछने लगी। अच्छा तो लगेगा जान, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कमरे का कलर चेंज करवाने से बेहतर है कि हवेली में मौजूद अपने बेडरूम का कलर चेंज करवा दो। मैं वैसे भी इस कमरे का कलर चेंज करवाने के बारे में सोच रहा था। वो एक बार फिर से इस बात का रुख हवेली की तरफ करने लगा, जब अचानक इसने इसकी बाहों का सार तोड़ा था। मुझे एक बात बताएं मुकरिश, मैं जब भी आपसे कोई बात करती हूँ या फिर आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप अपनी बातों को हवेली की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ मुझे हवेली नहीं जाना और ना ही वहां जाकर रहना है, तो बार बार हवेली के बारे में बात क्यों करते हैं? मुझे हवेली के बारे में कुछ नहीं जानना और ना ही वहां कभी जाना है। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आती? आखिर वो आज तंग आ चुकी थी इसकी रोज रोज की हवेली की गर्दान से, क्योंकि वही हमारा असली घर है अनाइश। हमें वहीं जाना है, वहीं पर जाकर रहना है, वहीं हमारा असल है। हम अपना घर छोड़कर यहाँ नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा और वहीं पर रहना भी होगा। वो जरा सख्त लहजे में बोला था। मैं इसको बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं जाना वहाँ, और ना ही मैं इसे अपना घर मानती हूँ। ये मेरा घर है, जहाँ मैं आई हूँ, जहाँ आप हैं। मुझे नहीं जाना और किसी भी घर, और ना ही मुझे किसी और के घर में जाकर रहना है। ये मेरा घर है, मैं सारी जिंदगी यहीं रहूंगी आपके साथ। और अगर आप बार बार हवेली का जिक्र करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, कभी नहीं बात करूंगी। वो जिद्दी लहजे में कहती हुई इसे धमकी भी दे चुकी थी। अनाइश, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। हवेली मेरा असल घर है और मुझे वहां पर वापस जाना है। और वो मेरी फैमिली है, मेरे लिए वालदैन हैं, भाई हैं, वहां पे मेरे रिश्ते हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो क्या मुझे छोड़ देंगे? और उसकी बात काटते हुए बोली। अनाइश, क्या तुम मेरे लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके हवेली ना जाने के पीछे क्या वजह है। मैं कोई जिद नहीं कर रही मुकरिश, बस मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। मैं नहीं मानती किसी रिश्ते को, किसी ताल्लुक को। मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना किसी से। मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है। मैं किसी हवेली में नहीं जाना चाहती, सिर्फ आपके साथ, आपके इस घर में रहना चाहती हूँ। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? वो तंग आ चुकी थी इसे समझाते समझाते, लेकिन शायद वो इसी बात पे वो अपनी बात से समझा ही नहीं पा रही थी। वजह? वो हाथ सीने पे बांधे बराह रास्त इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल करने लगा। वजह बस इतनी है कि मुझे आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मैं और किसी से नहीं मिलना चाहती, ना तो मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई रिश्तेदार। सिर्फ एक शौहर है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वही अचानक इसके करीब आते हुए इसके सीने पर बांधे बाजुओं को खोलती इसके सीने से अलग चुकी थी। अनाइश, ये कोई वजह नहीं है मेरी जान, वो मेरा घर है। तुम्हारे दादा जान है वहाँ, तुम्हारे ताया ताई, कजन, बहुत सारे रिश्ते हैं वहाँ। अनाइश, एक बार इन रिश्तों को समझने की कोशिश तो करो। वो सब लोग तुम्हारे लिए तड़पते हैं, बहुत दुआएं मांगी हैं इन सब ने तुम्हारे लिए। तुम बस एक बार मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ तुम खुद मजबूर हो जाओगी। तुम्हारा कभी वहां से वापस आने का दिल नहीं चाहेगा। एक बार इन सब रिश्तों को अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो, देखना तुम्हारा दिल बदल जाएगा। बस एक बार मेरी बात मान कर मेरे साथ चलो तो सही। वो इसे मना रहा था। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप जहाँ चाहें मुझे वहां ले जाएं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं आपके साथ आपकी हवेली में इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू बनकर जाऊंगी। इन लोगों का मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन लोगों को मुझसे सिर्फ इतना ताल्लुक होगा कि आपके साथ जुड़े रिश्ते के साथ मुझे पहचानेंगे। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इस घर की बहू बनकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटी बनकर नहीं। मेरे पास जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हैं, अब मुझे और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी इसकी ये बातें, कम अज कम मुकरिश के समझ से बाहर थे। क्या मतलब है तुम्हारा? तो इस घर उस घर की बेटी क्यों? तुम इस घर में बहू बनकर जाओगी। तुम मेरी बीवी की हैसियत से नहीं, बल्कि इस घर में इनके बेटे की बेटी बनकर जाओगे। तुम क्यों नहीं समझ रही राइश? तुम इस घर की वाहिद बेटी हो। तुम्हारे लिए हर कोई बाएं फैलाए इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मुंतजर हैं वो आंखें। वो लोग तुम्हें मेरी बीवी के रूप में नहीं, अपनी बेटी के रूप में देखना चाहते हैं।
इसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो इसे समझाने की एक और कोशिश करने लगा। लेकिन मैं किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरा ताल्लुक सिर्फ आपके साथ है। आपसे जुड़े रिश्तों को निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद से मैं किसी का ताल्लुक अब नहीं बनने दूंगी। मेरी जात से किसी को कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं वहां आपकी बीवी बनकर जाऊंगी। अगर आपको मंजूर है तो मैं आज ही आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं खाना लगाती हूँ, आप नीचे आ जाए। वो कहकर कमरे से निकल चुकी थी, जबकि वो अब तक दरवाजे पर देख रहा था। क्या कहना चाहती थी वो? क्या मतलब था इसकी बातों का? मुकर्रर शाह ने आज तक अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। नहीं, मैं नहीं निकल सकती घर से बाहर। आपको पता तो है ना, वो सुबह इसे कमरे में नाश्ता देने के लिए आई थी तो वो इससे बाहर मिलने की फरमाइश करने लगा। यार, हर बात में तुमने अपने इन खूबसूरत लबों के साथ ये नाज जरूर क्यों चिपकाया हुआ है? इतने खूबसूरत होंठ में तुम्हारी प्यारी वाली बातें किया करो ना। सुनते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके अपने ही अंदाज से तारीफ करने के, वो भी हर बात को कहीं ना कहीं रोमांस तक ले जाता था। और आप भी तो ये बात समझने की कोशिश करें ना, मैं बाहर कैसे निकलूं? आपको पता है ना कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। और वैसे भी हम यहाँ पर रोज मिलते हैं, तो बाहर कहीं फिर मिलने की क्या जरूरत है? इसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बड़े प्यार से इसे मनाने की कोशिश कर रही थी। एक तो इस बंदे का भरोसा ही नहीं था कि कब कहाँ किस बात पे इससे नाराज होकर बैठ जाए। सच ही कहते हैं, जब आपके पास कोई सच्चे दिल से मनाने वाला हो तो रूठने में भी मजा आता है। उसे रूठने में मजा आता था और ये लड़की इसे मनाने की कोशिश करती थी। इसकी हर अदा इसके दिल में अपना एक अलग मुकाम बना लेती थी। वो समझ चुका था कि वो इसके लिए खास हो चुका है। इन लम्हात का कितना इंतजार किया था उसने कि जब इसके पास बैठकर इस तरह की अपनी प्यारी सी आवाज में इससे बातें करे, इसका नाम लेकर इसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताए। कभी कभी तो इन लम्हात पे यकीन करना भी मुश्किल हो जाता था। इसे अपनी मोहब्बत पे यकीन हो चुका था। वो अपनी मोहब्बत को पा चुका था। उसने इसे हासिल कर लिया था। वो भी तो इसके प्यार में बिल्कुल इसी तरह दीवानी हो रही थी जिस तरह वो था। मुझे ये सारी बातें नहीं पता, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और किसी भी हाल में मिलना चाहता हूँ। कल मैं हवेली के पिछली तरफ गाड़ी लेकर आऊंगा, तो वहां आ जाना। और वैसे भी जब से शनावर आया है, तब से हम पर किसी का ध्यान ही कहाँ है। हर कोई तो शनावर की तरफ लगा हुआ है। कोई हमारी गैरमौजूदगी को महसूस नहीं करेगा। वो इसे समझाते हुए बोल रहा था। वो काफी देर से सोचती रही। अगर इनकार करती तो इससे खफा हो जाता और वो इसे नाराज नहीं करना चाहती थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की, और कोई बहाना भी तो लगाना पड़ेगा ना। अनाबी को अब गायब भी नहीं कर सकते ना। वो कुछ सोचते हुए बोली थी। पिछली बार तो इसने अनाया को ही गायब कर दिया था मंजर से। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे हर मसले को हल करने के लिए तैयार। तुम बस अपनी तैयारी कर लेना, बस मैं संभाल लूंगा। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोला तो वो भी हाँ में सारी हिला गई। और जाने इसका काम इसके होते हुए वो किस टेंशन में पड़ना ही नहीं चाहती थी। पहले ये डर तो वो इसके पास आने पर महसूस होता था, वो कहीं खत्म हो चुका था। अब तो वो खुद भी इसके पास आने के लिए वक्त का इंतजार करती थी। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो अचानक दादाजान के कमरे में दस्तक देते हुए अंदर आ गया था। दादाजान तो इसको देखकर जैसे जी उठे थे। हाँ मेरी जान, बताओ तुम्हें हमसे कौन सी बात करनी है? हम तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गए हैं। कब तुम यहाँ आओ हमारे पास? वो कुर्सी पास करते हुए उसे बैठाने का इशारा करने लगे, तो वो भी मगरूराना चाल चलता हुआ इनके पास ही आकर बैठ गया था। क्या सोचा है आपने मेरी शर्त के बारे में? मैं इस बारे में बात करना चाहता था आपसे। एक और बात भी थी जो अब मैंने आपसे करने आया हूँ। शनावर इनके पास बैठते हुए कहने लगा, देखो बेटा, अनाया के बारे में फिलहाल कोई भी फैसला करना मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन तुम बताओ कि तुम क्या बात करने आए हो। वो फिलहाल अनाया के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जैसा वो चाहता था वो नहीं कर सकते थे। क्योंकि अनाया के बारे में कोई भी फैसला करना मुनासिब क्यों नहीं रहेगा, जबकि मैं आपको यहाँ आने से पहले ही बता चुका था कि मैं इस बार अनाया की तरफ से कोई फैसला चाहता हूँ। आप इसकी तरफ से मुझे मुतमईन करें, तभी मैं हवेली में कदम रखूंगा। आपने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, तो क्या मैं ये समझूं कि मेरी बात की आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं है? ऐसा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। वो एक बार फिर से आने वाली अपनी असली अंदाज में वापस आ गया था। कोई इसकी किसी जिद को ना माने तो इसे ऐसे ही गुस्सा आता था। देखो बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अनाया, इसकी उम्र ही क्या है? अब इस तरह तलाक का दाग अपने माथे पर लगा कर बैठ जाएगी तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले भी वो यहाँ पर खुश नहीं है। पल पल तानों से बड़ी जिंदगी गुजार रही है। हर किसी की निगाह में खुद को मुजरिम महसूस करती है। उसने 4 साल हवेली में गुजारे हैं, वो आसान नहीं थे। हम इसे इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, उसे समझाते हुए बोल रहे थे, जबकि वो उनके चेहरे को गहरी नजरों से देख रहा था। मैंने आपसे कब कहा कि मैं इसको तलाक दे रहा हूँ? ये तलाक के बारे में कोई फैसला करना चाहता हूँ। वो इन्हें देखते हुए अजीब से अंदाज से सवाल कर रहा था। और उसने फोन पर यही कहा था कि वो अनाया की तरफ से कोई फैसला चाहता है, लेकिन तलाक का जिक्र उसने नहीं किया था। बेटा, हम जानते हैं तुमने तलाक का जिक्र नहीं किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम अनाया के साथ सारी जिंदगी नहीं रहना चाहते, और ना ही हम तुम्हें फोर्स कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जब तक वो खुद
अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लायक नहीं हो जाती तब तक हमें उस ज़माने की ठोकरों में नहीं फेंकना चाहिए। मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने फैसले की बात की थी, तलाक की नहीं। मैं अनाया की रुखसती चाहता हूँ। वो इन्हें देखते हुए इनके सर पे एक धमाका कर चुका था। रुखसती? इन्हें लगा जैसे इसकी सातों ने कुछ सुन लिया हो। जी हाँ रुखसती, मैं यहाँ इसी मकसद से आया था। मैंने आपको भी यही बताया था कि अनाया की तरफ से कोई फैसला चाहता हूँ। मैंने ना तो तब तलाक का जिक्र किया था और ना ही मेरे दिमाग में तलाक के हवाले से कोई भी बात है। रुखसती चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। उनके सामने बैठा एक अनहोनी बात कर रहा था। ये तुम कह रहे हो शरावर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो अभी 18 साल की नहीं है, वो छोटी है, मासूम सी लड़की है, तो तुम बहुत जल्दी से सब कुछ सोच रहे हो। मैं कोई इतराज नहीं कर रहा, हम इसकी रुखसती कभी भी तुम्हारे साथ खुशी खुशी कर देंगे। हमें तो बहुत खुशी होगी जब तुम इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगे। लेकिन तुम बहुत जल्दी फैसला कर रहे हो। ये सच है कि हम खुश हैं तुम्हारी बात से, बल्कि हम अपनी खुशी तुम्हारे सामने बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है वो छोटी तो वो तब भी नहीं है थी जब उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। खैर, मैं पुरानी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहता हूँ। शादी तो मुझे बर्ड में ही करनी है, तो बेहतर है कि जो शादी हो चुकी है उसी को अल्लाह का फैसला समझकर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और बाकी मैं चाहता हूँ कि मुकद्दम इस घर में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ये घर टूटा रहे। मैं यहाँ से जाने से पहले सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अनाया को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मुकद्दम के यहाँ रहने पर सबसे ज़्यादा मसला इसी का होगा। आप मुकद्दम और उसकी बीवी को यहाँ ले आए। मेरी बीवी और मेरी वजह से किसी को कोई मसला नहीं होगा। वैसे तो रुखसती वाली बात भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है, क्योंकि इसकी रुखसती इसके बाबा ही कर चुके थे। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर ज़िंदगी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ये फ़र्ज़ निभाएं। वो इनसे इजाज़त नहीं मांग रहा था, वो इन्हें बता रहा था कि वो चाहता है कि मुकद्दम वापस आ जाए। और शायद अनाया की रुखसती के पीछे भी यही वजह थी। यकीनन कल इसकी बड़ी बड़ी बहू ने इसे मुकद्दम की वापसी के लिए मनाया होगा। और वो जानते थे कि वो अपनी ताई-अम्मी की कोई बात नहीं टाल सकता। अनाया इसे इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और तुम इसे माफ़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते? वो बहुत कुछ कहना चाहते थे जब अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। अनाया मेरे साथ जाएगी, मैं इसकी रुखसती करवा रहा हूँ, तो इस घर में इसके घर के बेटे को आने दे। वो अपना बिजनेस शुरू कर चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। और ज्यादती मेरे साथ हुई थी, जुल्म मेरे साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी मेरे साथ की गई है। और अगर मैं मुकद्दम को माफ़ करके इस घर में वापस बुला रहा हूँ, तो अनाया कौन होती है इतराज़ करने वाली? मुकद्दम के यहाँ रहने पर इतराज़ सिर्फ मुझे हो सकता है, किसी दूसरे तीसरे को नहीं। अनाया को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, इसे भी कोई इतराज़ नहीं होगा। अपनी बात खत्म करता वो कमरे से निकल गया था, जबकि दादाजान ये समझ चुके थे कि वो अनाया की रुखसती की बात अपने लिए कर रहा है या मुकद्दम को इस घर में वापस लाने के लिए। वो कमरे में वापस आया तो अनाइश टीवी में पूरी तरह से मगन थी। कोई ड्रामा चल रहा था जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी। कुछ दिनों से वो इस ड्रामे को ज़रूरत से ज़्यादा देख रही थी। क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रामा है? वो इसके पास बैठते हुए पूछने लगा था। आजकल जब घर वापस आता तो वो इसे टीवी में ही मगन देखता। नहीं, कहानी इतनी अच्छी नहीं है, बस हीरो बहुत प्यारा है और अपनी ही धुन में बोली थी, जबकि करिश के तो सर से जली पैर में बूझी थी। क्या बकवास की तुमने? इसके हाथ से रिमोट लेता टीवी बंद कर चुका था, जबकि अचानक इसके बंद होने पर हैरानगी से इसे देखने लगी थी। मैंने क्या बकवास की? मैं तो बस आपको बता रही थी कि ड्रामा इतना अच्छा नहीं है, बस इसका हीरो प्यारा है देखने में। वो अब तक इसके गुस्से को समझ नहीं पाई थी। अभी तो इसका मूड काफी अच्छा लग रहा था, अचानक से इसे हो क्या गया? इस प्यारे की तो ऐसी की तैसी। खबरदार जो आज के बाद तुमने इस आदमी का कोई भी ड्रामा देखा। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर ही बैठे। अच्छा, इतनी सी बात पर जल गए हैं क्या मुकरिशा? इतना छोटा सा दिल है आपका। मैं कौन सा इसको टीवी से निकाल कर इसके साथ भागने की तैयारी कर रही हूँ जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? इसका गुस्सा जहाँ इसको मजे का लग रहा था, वही इसके टीवी बंद करने पर वो नाराज भी हो रही थी। बकवास बंद करो। खबरदार जो आज के बाद तुमने ये ड्रामा देखा, मेरे अलावा कोई प्यारा नहीं लगेगा तुम्हें। कोई ज़बरदस्ती है क्या? वो दोनों हाथ कमर में बांधे इसे सवाल करने लगी। हाँ, है ज़बरदस्ती। मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे दिल दिमाग और निगाहों में सिर्फ मेरा अक्स होना चाहिए। खबरदार जो तुमने आइंदा ये ड्रामा देखा। एक तो वैसे भी मुझे ये तुर्की के हीरो अच्छे नहीं लगते। क्यों? प्यारे होते हैं इसलिए तो वो अब भी इसे तंग करने से बाज नहीं आई थी। अनाइश उसने गुस्से से इसका नाम लिया, गोया इस मौजू को खत्म करना चाहता था। अच्छा, सॉरी नहीं देखती, वो हंसते हुए बोली थी।
अपना सामान पैक कर लेना, कल हम हवेली जाएंगे। वो अपनी शर्ट का बटन खोलता अपने आस्तीन को फोल्ड करते हुए फ्रेश होने के लिए जाने वाला था, जबकि इसकी बात सुनकर उसने इसे देखा। क्या वो इसकी शर्त को मान चुका था? क्या वो इसे इस घर की बेटी की बजाय अपनी बीवी की हैसियत से मुतारिफ करवाने को तैयार था? नहीं दादाजान, कभी भी नहीं, मैं रुखसती नहीं करूंगी। मुझे नहीं जाना किसी के भी साथ। अगर मैं आप लोगों पर बोझ हूँ तो मुझे अपने मेरे घर वापस भिजवा दें। मेरे पास मेरे माँ बाप का घर है, मैं किसी पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। और वैसे भी बाबा की पेंशन अब तक आती है, तो मुझे खर्चे की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस निकाह को खत्म करना चाहते हैं तो शौक से कर लें, लेकिन मुझे किसी के साथ भेजने के बारे में बिल्कुल मत सोचें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अगर मैं इस घर से कहीं जाऊंगी तो सिर्फ अपने माँ बाप के घर। मुझे किसी के साथ नहीं जाना। और वैसे भी जिस शख्स के साथ मुझे कभी ताल्लुक रखना ही नहीं है, उसके बारे में आप ये सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? मैंने क्या कभी भी आपसे इस बात का जिक्र किया है कि मैं आपके पोते के साथ रहना चाहती हूँ? नहीं ना, क्योंकि मैं ऐसी कोई ख्वाहिश अपने दिल में रखती ही नहीं हूँ। मैं जानती हूँ दादाजान के मैं इन पर लगा हुआ एक बदनुमा दाग हूँ, जिसे वो कभी कबूल नहीं करेंगे, और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश मेरे दिल में है। बल्कि मैं तो खुद इनकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहती हूँ। मेरे दिल में इनके हवाले से बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब मुझे जवाब मिल गया है। और वो इस सोच कर ये रुखसती करवाना चाहते हैं कि मैं इतने सालों से इनके नाम पर इस घर में बैठी हुई हूँ, तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इन्हें मुझ पर किसी तरह का कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ, और ना ही मुझे किसी की ज़रूरत है। अपने माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता, और बेहतर है कि मैं भी अपने असल की तरफ लौट जाऊँ। आखिर कब तक आप लोगों पर बोझ बन के रहूंगी? वो बोले जा रही थी। इसे एहसास भी ना हुआ कि कोई कमरे में दाखिल होता कब इसके पीछे रुककर इसकी बातें सुनने लगा है। इसे एहसास तब हुआ जब इसे अपने पीछे किसी के वजूद का एहसास हुआ। उसने फौरन मुड़कर पीछे देखा। हो गई तुम्हारी बकवास। दादाजान रुखसती की तैयारी करवाएं। मैंने आपसे इसकी इजाज़त मांगने के लिए नहीं कहा था, बल्कि रुखसती के लिए कहा था। वैसे इसकी रुखसती हो चुकी है। इसके वालिद साहब खुद इसका हाथ मेरे हाथ में थमा कर गए हैं। अब आगे मैं इसकी मर्जी का मोहताज तो हरगिज नहीं हूँ, और अब इससे इजाज़त मांगने से बेहतर है कि आप रुखसती की तैयारियां करें। मैं किसी के नखरे उठाने के लिए नहीं आया। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसे घूरते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि वो दादाजान को देख रही जो बेबसी से इसी की तरफ देखने लगे। मुकरिश के आने वाली कॉल ने सबको एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार अनाइश घर वापस आने के लिए मान गई है। हवेली में तो जैसे खुशी की लहर वापस आ गई थी। जहां दादाजान के अनाया की जिद परेशान थे, वहीं उस खबर ने उन्हें खुश कर दिया था। मुकरिश ने कहा था कि वो आज रात ही वहां से निकलने वाले हैं, और इस खबर की हवेली में फैलते ही हर तरफ रौनक लग गई थी। घर की बेटी के वेलकम की तैयारी शुरू हो गई थी। हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा था। आज तो ताई अम्मी भी बाहर निकल आई थी। इनके लिए भी हर ये बात कोई मामूली सी बात नहीं थी। इतने सालों के बाद वो लोग इससे मिलने वाले थे। आखिरकार इस खानदान की इकलौती बेटी इतने अरसे बाद इस घर में वापस आ रही थी। न जाने इसके दिल में क्या क्या सवाल होंगे, न जाने क्या क्या सोचे बैठी होगी, लेकिन वो इस सब सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे। वो बस अपनी आंखों के सामने देखना चाहते थे। बिल्कुल सही सलामत सब खुश थे। अगर कोई खुश ना था तो वो थी चची बेगम। इस सारे माहौल से कट कर यमुना के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। इतने अरसे में उन्होंने कभी भी इस घर में इतनी खामोशी नहीं देखी, इतनी खुशी नहीं देखी थी। इनको वैसे भी इस लड़की से कोई मतलब नहीं था। इनकी तो शादी भी इसके अगवा होने के बाद ही हुई थी, लेकिन इस घर में उन्होंने इसका इतना जिक्र सुना था कि वो इसे अनजान नहीं रही थी। फिर सबसे खास बात तो इनके शौहर की बेटी थी। इनकी सुतीली ही सही, लेकिन इनके साथ इसका काफी गहरा ताल्लुक था, जिसके बावजूद भी वो इस माहौल का हिस्सा नहीं बन सकती थी। इसीलिए इस माहौल से काटकर यमुना के साथ इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी, और साथ ही साथ यमुना को दिलावर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की ताकीद कर रही थी, क्योंकि वो इसके फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोचे हुए थी, और वो इसे इसी घर में लाना चाहती थी, जो उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। इसने कहा था, तुम अपनी तैयारी करो, हम हवेली जा रहे हैं। और उसे इसकी हर शर्त मंजूर है, तो भी वो बिना कोई मज़ाहमत किए जाने की तैयारी करने लगी थी। ज़हन में बहुत सारी सोचें थी, आखिर मुकरिश इतना जल्दी कैसे मान गया। लेकिन फिर भी ये सोच कर हो सकता है कि इसकी फीलिंग्स को समझ गया हो, वो भी जाने की तैयारी करने लगी। इस बारे में इन दोनों में मजीद कोई बात नहीं हुई थी। उसने कहा था, तुम अपनी पैकिंग करो, और वो खामोशी से अपनी पैकिंग करने में लग गई थी। वो कमरे में आया तो इसकी भी तकरीबन पैकिंग कर चुकी थी। तुमने मेरी ये सारी पैकिंग क्यों की है? इसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरा वहाँ बहुत ज़्यादा सामान है। इन सब चीज़ों को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहने दो। और तुम्हें भी मैंने इतना ही कहा था कि सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैक करो। इतना बड़ा बैग पैक करने की क्या ज़रूरत थी भला? खैर, वहाँ तुम्हें हर चीज़ मुयसर होगी, लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी चीज़ें लेकर जाना चाहती हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुस्कुराकर इसके गाल पर बोसा देता जैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। नहीं, मैंने सब कुछ नहीं पैक किया, बस कुछ ड्रेसेस जो मुझे पसंद थी वो रखी हैं। और कौन सा हम सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ जा रहे हैं? हमने वापस तो यहीं आना है। और ना वो उसे देखते हुए जैसे यकीन दहानी चाहती थी, मगर मुकरिश कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा कर इसका सामान उठाने लगा।
इसे यकीन था वहाँ एक बार जाने के बाद वो कभी वापस यहाँ आने के बारे में नहीं सोचेगी।